तो मैथ के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने मैथ्स के सारे जो चैप्टर हैं वो एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है। बिना देर की शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 के पावर x इंटू 4 के पावर 12 है गुणे 8 के पावर 3 बराबर यहाँ पे 16 के पावर 11 है। तो यहाँ पे हमें पूछा है x की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, बाकी सबको क्या करेंगे उधर भेज देंगे हम। तो 2 के पावर x है, ये बाकी सब उधर जाएगा। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, इसके होल पावर 11 है, ये सब गुणा में है, उधर जाएगा कितना क्या होगा भाग में होगा। तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, होल पावर कितनी है 12 है। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये 3 है। अच्छा, हम इसको 4 8 16 को 2 की पावर के रूप में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो इसको 2 के पावर के रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 के पावर x है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, आधार को बराबर कर लेंगे, तो घातें भी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब देखो क्या होगा, ये 2 के पावर, अच्छा हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे साइड में, a की पावर m की पावर n, a की पावर क्या हो जाएगा mn, यानी गुणा होता है। घात पे घात है तो घातों क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा। देखो घात पे घात 11 चौक 44, यानी 2 के पावर ऊपर कितना हो गया 44, नीचे क्या होगा 12 दूना 24, ठीक है। फिर इंटू में है 3 तिया 9, 2 के पावर 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर ऊपर 44 है, ये तो चलो ठीक है। नीचे आप देख पा रहे हो आधार बराबर है, बीच में गुणा है, तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। अगर आधार बराबर है और बीच में गुणा है तो घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो 24 और 9 जुड़ जाएगा, तो 24 और 9 कितना होगा 33, 2 की पावर कितना होगा 33, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो आधार बराबर है बीच में भाग है, तो घात क्या होगी घट जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो 44 में 33 कितना बचेगा 11, यानी 2 की पावर कितना बचा 11, और इधर 2 की पावर कितना था x था। अब आपको पता है a की पावर अगर m है बराबर है और अगर a की पावर n है, ठीक है, आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह, आधार बराबर है तो घाते भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ पे आधार बराबर है 2 और 2, तो घाते भी क्या होंगी बराबर होगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा 11, ठीक है। अगला सवाल देख लें, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल है अरुणा की एक, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। अरुणा नाम कोई लड़की है, उसकी एक छोटी बहन है, उस छोटी बहन की आयु क्या है अरुणा से 8 साल कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 साल है, यानी उसकी जो छोटी सिस्टर है उसकी आयु क्या है 18 साल है, तो अरुणा की आयु कितनी होगी? तो अरुणा उससे 8 साल बड़ी है, तो 18 साल छोटी वाली की है तो 8 साल बड़ी है, यानी 26 साल होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, ये भी सिंपल सा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और लघुत्तम समापवर्तक 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 146, 217, 48 और 52, ठीक है। तो मैसा दे रखा है, लौसा दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो देखो भाई कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल सा होता है, लौसा गुणे मासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जैसे लौसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पुटअप करना है आपको, जो वैल्यू दे रखी है सारी। मसा दे रखा है कितना 7, मसा दे रखा है कितना 7, लसा है 434, ये दे रखा है 434, दोनों में क्या है सिंबल गुणा का है। फिर बराबर एक संख्या 14 है, एक मान लो कोई संख्या 14 है, दूसरी वाली निकालनी है आपको, दूसरी संख्या का क्या करनी है निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 7 दूना 14, फिर 2 से इसको काटो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई 217, तो 217 होगा। ऑप्शन नंबर जो 20 सही है ये सही होगा 217। ये वाला फॉर्मूला था लसा गुणे मैसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या।
अगला सवाल है, देखो द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात है। आपको मान लेता हूं मैं कि द्विघात समीकरण आपको नहीं पता क्या होता है, समीकरण ही नहीं पता आपको क्या होता है। सबसे पहले हम सवाल लिख देते हैं। देखो 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है, कोई दे रखा है। कैसा समीकरण है ये? द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है मूलों का क्या योगफल, मूलों का योग बताना है, या मूलों का योगफल बोलो, कुछ भी बोलो, ये बताना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या, सबसे पहले तो आप ये समझो कि समीकरण क्या होता है, तब तो जाओगे द्विघात के पास। तो ये जो टॉपिक है ना द्विघात समीकरण या समीकरण, इसको अभी खत्म कर देते हैं हम समझ के। देखो दो चीजें होती है, पहले समझो आप, एक होता है चर राशि, ये एक होता है क्या, चर राशि, यानी चर राशियां बोलो या चर राशि बोलो, ठीक है, और एक होती है अचर राशियां। चर राशि को बोलते हैं वेरिएबल, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो चर राशियां और अचर राशियां, वेरिएबल और कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप हिंदी में समझो चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं। देखो चर राशियां वो होती हैं जिनके मान क्या हैं, बदलते रहते हैं। क्या है? जिनके मान बदलते रहते हैं। वो राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं कौन सी राशियां होती हैं? चर राशियां। अच्छा, अचर राशियां कौन सी होंगी? जिनके मान नहीं बदलते हैं, यानी फिक्स होते हैं, वो अचर राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं समझाऊंगा आपको, फिलहाल आप इतना समझो कि चर राशियां क्या होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, अचर राशियां क्या होते हैं जिनके मान नहीं बदलते, फिक्स होते हैं। अब समीकरण कैसे बनता है? समीकरण इन दोनों से बनता है। कैसे? अगर चर और अचर राशियां आपस में मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं ना, बड़ा भारी शब्द है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कहना ये चाहता हूं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चार जो है इन्हें गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं इन्हें। तो जो चर राशियां और अचर राशियां जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंध में है, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग में चारों में से कोई एक है, या चारों हैं, या दो हैं, या तीनों हैं, चर और अचर राशियों को आपस में इन्होंने बांध के रख रखा है, तो वो जो बनेगा ना पूरा प्रारूप, वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग बराबर भी ले सकते हो, ये पांचों होंगे, पांचों में से कोई भी होगा तो क्या कहलाएगा? वो समीकरण कहलाएगा। देखो जैसे हम समझते हैं, x प्लस वाई बराबर हमने क्या ले लिया? 7। x प्लस वाई हमने बराबर क्या ले लिया? 7। मैं आपसे पूछूं क्या ये समीकरण है, तो आप समीकरण जानने से पहले तो ये देखोगे ना चर राशि और अचर राशि कहाँ है। तो चर राशि जिसके मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है, यानी फिक्स रहता है। अब ये देखो x प्लस वाई बराबर 7 है, यानी x और y को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 7। आप मुझे ये बताओ इस वाले सवाल में क्या 7 बदलेगा? 7 तो नहीं बदलेगा, 7 तो 7 ही रहेगा इस सवाल में, 7 हर जगह 7 रहेगा। x और y का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो x का मान हमने 1 ले लिया, y का मान 6 ले लिया, 1 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। x का मान लो हमने 0 ले लिया, y का मान कितना ले लिया? 7, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। देख रहे हो इस वाले समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है ना ये। x का मान लो हमने 5 ले लिया, y का मान अगर मान लो हमने 2 ले लिया, तो 5 और 2 कितना होगा? ये भी 7 होगा। आप देख पा रहे हो x के मान बदल रहे हैं ना, 1, 0, 5, और भी बहुत कुछ हो सकता है। y के मान भी आप देख रहे हो बदल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x और y दो ऐसे ये राशियां हैं जिनके मान क्या हैं? बदल रहे हैं। तो जिनके मान बदल रहे हैं वो क्या होती हैं? चर राशियां। यानी इसमें x और y क्या हैं? चर राशियां हैं। और हर हाल में 7 तो 7 ही रहेगा ना हर जगह, तो 7 जो है वो नहीं बदलेगा, तो वो क्या है? अचर राशि। बात समझ में आई? अब देखो चर राशि और अचर राशि, ये चर राशियां हैं, ये अचर राशियां आपस में जुड़ी हुई किससे हैं? बराबर से और प्लस से, यानी इनमें से किसी एक या दो से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका क्या? समीकरण। क्या बनेगा? समीकरण। जैसे यहाँ पे लिख दें 2x प्लस वाई बराबर 5, ये भी क्या है? एक समीकरण है। इसमें चर राशि कौन सी होगी? x और y, यानी एबीसीडी वाली चर राशि होगी, कह सकते हो आप। अचर राशि कौन सी होगी? 5 और 2। तो ये चर और अचर राशियां आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग या बराबर में से किसी से भी जुड़ी हुई हैं, तो वो आपस में क्या होंगे? वो क्या कहलाएगा? पूरा
समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। अब समीकरण को हम देख लेते हैं, दो कैटेगरी के समीकरण मान लेते हैं, होते हैं, मतलब होने को तो कई घात वाले हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो टाइप के समीकरण बात करते हैं क्योंकि सवाल वहीं से आता है ज्यादा। एक होता है रैखिक समीकरण और एक होता है द्विघात समीकरण। देखो, अब ये समीकरण की जो कैटेगरी है ना, रैखिक और द्विघात, ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है चर राशि की घात पे। चर राशि पे जितनी मैक्सिमम घात होगी, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, चर राशि पे जितनी अधिकतम घात होगी वो समीकरण, दो घात होगी अधिकतम। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 2। रैखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, मैक्सिमम घात यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात। मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। नहीं समझ में आई होंगी तो पॉज करके बार बार रिपीट करके बैक में जाके देखना। वैसे है तो कुछ नहीं, क्लास 9th वगैरह में, 8th वगैरह में। अब देखो, जैसे मैं दो समीकरण लिखता हूं, 2x + 3y - 7 = 0। एक समीकरण ये लिख दिया मैंने। एक समीकरण लिखता हूं मैं 2x² + 6x + 5 = 0। एक मान लो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे चर और अचर राशियां क्या है इसमें? देखो, ये सब क्या है? चर राशियां हैं। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कोई पावर नहीं है, एक मानते हैं हम, एक होती है। तो इसकी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा? ये होगा आपका रैखिक समीकरण। कौन समीकरण होगा आपका? ये रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप देखो, चर राशि की अधिकतम, चर राशि कौन सी है? x है ना, x² और x। इसकी अधिकतम घात कितनी है? देखो, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसकी 1 है, तो मैक्सिमम घात कौन सी होगी? ये 2 वाली होगी, यानी जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विघात समीकरण। यानी ये जो समीकरण बना है आपका द्विघात समीकरण होगा। आपको चीजें समझ में आई होंगी, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो, द्विघात समीकरण जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा, जैसे यही वाला देख लो, x² + 6x + x² + 5x + 6 = 0। ये द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करते हो? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला उस पे करो, या फिर वो नियम होता है कि जोड़ने पे कितना आए? 5 आए, गुणा करने पे कितना आए? 6 आए, ऐसे करके होता है। ठीक है। यानी इसको हम देखेंगे, x² + 3x + 2x + 6 = 0 होगा। इसमें से कॉमन करेंगे x + 3, इसमें से कॉमन करेंगे 2x + 3 = 0, x + 2 और x + 3 हो जाएगा, कॉमन करेंगे। ठीक है, = 0। x की दो वैल्यू आएंगी। अगर इसके बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आएगा? -2। इसके बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आएगा? -3। आप देख पा रहे हो, इस वाले समीकरण में x की जो वैल्यू आई है 2 आई है, -2 और -3, दो टाइप की वैल्यू आई है। यानी जितनी चर राशि की अधिकतम घात होगी उतनी ज्यादा वैल्यू आएंगी। 2 घात है तो x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। और इन्हीं दोनों मानों को हम क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। और आपसे पूछा क्या है? मूलों का योगफल। यानी ये जो दे रखा है, इसके आप अलग अलग x का मान निकालोगे, फिर उनको जोड़ोगे, तब जाके बता पाओगे मूलों का योगफल क्या होता है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, आप मूल समझ में आया क्या होता है? जो चर राशि के वैल्यू आती है उसे मूल बोलते हैं। तो मूलों का जो योगफल होता है ना, अच्छा, मूलों को हम दिखाते हैं किससे? अल्फा और बीटा से। द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है। योगफल का मतलब इन दोनों का योगफल। ठीक। एक और आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है? -b/a के। अल्फा बीटा होता है c/a के बराबर। किसके बराबर होता है? c/a के। अब ये b, c, a ये सब क्या है? तो देखो, कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण क्या होता है? व्यापक रूप होता है, डेमो होता है।
यानी इसी को देख के आप द्विघात समीकरण की तुलना करते हो, डेमो है ये, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जहां लिखा होता है पे लिख सकते हैं, जहां ए बी और सी ये क्या है, अचर राशियां हैं। क्या है, अचर पद या अचर राशियां हैं। अचर राशि कहना सही है। ए बी सी क्या है, अचर राशियां हैं। एक्स क्या है, एक्स क्या है, चर राशि है। आप बोलोगे एबीसी कैसे अचर राशि होगी भाई, तो एबीसी अचर राशि है, ये कोई ना कोई संख्या होगी समीकरण में। अब इसकी तुलना करो इस वाले से, ठीक है, इस वाले से तुलना करो आप। देखो ए क्या है, एक्स से अलग से देते हैं हम। देखो यहाँ पे ए क्या है, ए है जो एक्स स्क्वायर है का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुई है, ए से। बी क्या है, एक्स का गुणांक। यहां पे एक्स दे रखा है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आप वाई जेड मान लोगे। और सी क्या है, सी अपना एक अचर पद है अलग, ये वाला सी क्या है, अचर पद। अब इस वाले समीकरण में आपको अगर ए बी सी निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो इस वाले समीकरण में ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 14 नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है। बी का मान क्या होगा, +7। देखो यहां से निकालोगे एक्स गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, +7। सी का मान क्या होगा, अचर पद, अचर पद तो ये -21, यानी ए बी सी का मान निकाल लिया हमने। पूछा क्या है, मूलों का योगफल, और हमें पता है मूलों का योगफल -b/a होता है, तो -b/a, तो -b कितना होगा, -7। ए का मान कितना है, 4, यानी इस सवाल में मूलों का योगफल क्या आएगा, -b/a, यानी -7/4। तो -7/4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके, ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है वो सही है, -7/4। यही मूलों का गुणनफल पूछता तो क्या करते, c/a निकाल देते। c कितना है, -21 है, ठीक है, चिन्ह के साथ रखोगे। a कितना है, 4 है, तो गुणनफल -21/4 आ जाता। तो ये आपका द्विघात समीकरण क्या होता है, चर राशियां क्या होती हैं, चर राशियां क्या होती हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण रूप क्या होता है, इसकी तुलना कैसे करते हैं, एबीसी का मान कैसे निकालते हैं, एबीसी क्या है, मूलों का योगफल क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब ऐसा सवाल आएगा तो आप कर जाओगे। याद रखना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, एबीसी का मान कैसे निकालते हैं, चर राशियां क्या होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, देखो x की वैल्यू दे रखा है, तो सिंपल सा सवाल है, इसको तो सभी लोग कर जाएंगे, मुंह जवानी कर जाएंगे। x की वैल्यू दे रखा है 2 है, यदि x का मान कितना होने पर, 2 होने पर दे रखा 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y, ये सारे क्या है, समानुपात में है, तो x की वैल्यू बतानी है। समानुपात में है तो ऐसे होंगे, तो बटे में कर लो। x का मान कितना है, 2 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ये x का मान 2 दूनी 4 7 11, ये बराबर होगा 2 6 12 9 21 बटे में y। 7 से काटोगे 3 बार में, y इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 33। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 33। नेक्स्ट है, 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्री की आयु से 6 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु बताओ। देखो 6 वर्ष पहले, चलो ये है पिता और ये है कौन, पुत्री। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु से 6 गुनी थी, यानी पुत्री की आयु x रही होगी, तो ये कितने रहे होंगे, 6 गुने रहे होंगे। ये कहानी कब की है, ये कहानी है 6 वर्ष पहले की। आज में आ जाए, आज मतलब वर्तमान में आ जाए, तो आज 6 वर्ष पहले x साल की थी, तो आज कितने साल की होगी, x + 6 साल की होगी ना, जुड़ जाएगा। तो आज पिता कितने साल का होगा, 6x + 6 साल का होगा, सही है। अगर वर्तमान में देखा जाए इनकी उम्र दोनों का, तो इसकी उम्र, पिता की उम्र होगी 6x + 6 और x + 6 होगी किसकी, पुत्री की उम्र वर्तमान में। लेकिन दिया क्या है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की 3 गुना हो जाती है, पुत्री से
3 वर्ष बाद, यानी आज से 3, मतलब ये बोला 6 वर्ष पहले, आज पे रख के बोल रहा है 6 वर्ष पहले 6 गुना थी, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आज x प्लस 6 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 6 प्लस 3 होगा, x प्लस 9 हो जाएगा, और ये भी प्लस 3 होगा, तो 6x प्लस 9 हो जाएगा। कब, 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो उम्र है ना 3 गुनी है, किससे, इसके सवाल में लिखा हुआ है कि 3 साल बाद ये पिता 3 गुने हो जाते हैं इसकी उम्र के, लेकिन हमको करना क्या, बराबर करना है। तो ये 3 गुना है, लेकिन हमें बराबर करना है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। अब कैलकुलेट कर लो, 3x प्लस 9 किया 27, ये होगा 6x प्लस 9, 3x इधर जाएगा, ये 3x बचेगा, घट जाएगा, तो 9 उधर जाएगा, 18 बचेगा, 3 6 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पूछा क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु, तो x का मान 6 और 6 12, यानी पुत्री वर्तमान में कितने साल की है, 12 साल की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई छोटे छोटे सवाल है सब। नेक्स्ट है, एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। देखो एक्स करता है 8 दिन में, वाई करता है 12 दिन में, पूरा कर सकते हैं। वे एकांतर दिनों पर काम करते हैं जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है। एकांतर दिन का मतलब एक दिन वो करेगा, एक दिन दूसरा करेगा, तीसरे दिन अगला करेगा, चौथे दिन वो अगला करेगा, मतलब एक्स करेगा वाई करेगा, एक्स करेगा वाई करेगा, एक्स करेगा वाई करेगा, एकांत साथ में काम नहीं कर रहे हैं, एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं। शुरुआत करता है एक्स काम से, तो दोनों समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा दोनों को। तो देखो इसका वही एलसीएम लोगे तो टोटल कितना आएगा, 24 यूनिट मान लेते हैं, 24 यूनिट काम करना है, तो 8 या 24, यानी एक दिन में करेगा कितना काम, ये 3 यूनिट, ये 12 गुना 24। ठीक है, एक्स एक दिन में 3 यूनिट करेगा और बी कितना करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो एक्स और वाई 2 दिन में ना, एक दिन कौन करेगा एक्स, दूसरे दिन कौन करेगा वाई, तो एक दिन और एक दिन 2 दिन हो गया, 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, 3 और 2 5 यूनिट, कितना होगा 5 यूनिट, करना कितना है 24, 5 पचे 25 होगा, 5 चौको 20, यानी 4 से गुणा करोगे तो 20 यूनिट आएगा। कितना आएगा ये 20 यूनिट, तो 4 से गुणा किया इधर, तो 4 से गुणा इधर भी करोगे, यानी 8 दिन में, यानी 8 दिन लगेगा दोनों को बारी बारी से काम करने में। तो 8 दिन में ये कितना काम करेंगे, 20 यूनिट। अभी बचेगा कितना, 20 घटाओगे ना इसमें से, तो कितना बचेगा, अभी बचेगा 4 यूनिट। कितना बचेगा, 4 यूनिट। अब देखो एक्स ने किया होगा पहले दिन, वाई ने दूसरे दिन, फिर इसने किया होगा तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन। देख पा रहे हो, विषम दिन पे कौन कर रहा है एक्स, सम दिन पे कौन कर रहा है वाई। तो आप बताओ 8 विषम सम दिन है, तो किसने किया होगा, वाई ने। अब 9वें दिन कौन करेगा, यहां से भी देख सकते हो 9वें दिन कौन करेगा, एक्स करेगा। तो एक्स 9वें दिन काम करने पहुंचेगा, तो एक्स करता है कितना यूनिट, 3 यूनिट, बचा कितना है 4 यूनिट, तो एक्स कर देगा 3 यूनिट, तो बचेगा कितना आप 1 यूनिट, यानी 8 दिन ये, और एक्स करेगा एक दिन 3 यूनिट जाके करेगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 9 दिन। 9 दिन हो गया, 9 दिन पूरा काम हो गया, अभी बचा कितना है 1 यूनिट। अब जाएगा कौन, 10वें दिन। 10वें दिन कौन जाएगा, वाई जाएगा। कौन जाएगा, वाई। और पता है वाई करता है 2 यूनिट काम, लेकिन करना कितना है 1 यूनिट, यानी 10वें दिन में वो आधे दिन में ही करके आ जाएगा काम को पूरे। समझ पा रहे हो, 2 यूनिट करता है 1 दिन में, लेकिन बच करना कितना 1 यूनिट, यानी एक ही गड्ढा खोदना है, तो आधा ही दिन लेगा, एक गड्ढा खोद के चला आएगा। तो 9 दिन ये और आधा दिन ये, यानी 9.5 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 9.5 दिन लगेगा। इसी सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखें, अगला सवाल है आपका, वेंकट ने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा, उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्च किया। उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया और 20% का लाभ हुआ, मरम्मत पे कितना खर्च हुआ। देखो स्कूटर खरीदा होगा उसने, सीपी मान लेते हैं 100% रहा होगा, मरम्मत खर्च की उसने कितनी 10%, मरम्मत खर्च 10% की। उसने स्कूटर को बेचा,
और 2200 का लाभ लिया। अब उसने स्कूटर क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, कुछ पैसा बेच दिया होगा, उसको लाभ कितना हुआ, 2200 रुपए का। ठीक है, 2200 रुपए का लाभ हुआ। यदि उसे 20% और परसेंट में लाभ कितने का हुआ, परसेंट में लाभ हुआ 20% का। अब देखो 100% में खरीदा, 10% उसकी सर्विसिंग वगैरह करवाई, तो टोटल कितने परसेंट में पड़ा स्कूटर उसको, 110% पड़ा। 20% का उसको लाभ हुआ, तो 110 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। निकाल के देख लेना, 110 का 20% कितना आएगा, 22 आएगा। 10% 11, 20% 22, यानी 22% का फायदा हुआ उसको। यानी 22% कितने रुपए के बराबर आएगा यहाँ पे, 2200 के। तो 22% 2200 के, तो 1% कितने के बराबर आएगा, 100 रुपए के। और पूछा क्या है, तो मरम्मत पे कितना खर्च हुआ, मरम्मत पे 10% खर्च हुआ है। 1% 100 के बराबर है, 10% कितने के बराबर होगा, 1000 के बराबर। कितने के बराबर होगा, 1000 के बराबर। यानी उसका मरम्मत पे 1000 रुपया खर्च हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नहीं समझ में आया हो फिर से देख लेना आप। अगला है शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7-3 है। देखो ये शांति है और ये कीर्ति है। वर्तमान आयु कितनी है, 7-3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये 7x की है, ये 3x की है। 5 साल बाद ये कितनी हो जाएगी, 7x + 5, लेकिन हकीकत में कितनी होगी, 40 साल की। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 35 होगा। ये 35/7 करोगे, x का मान कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पूछा 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, कीर्ति की आयु 5 आ गया ना, इसका मान 5 दिया 15, यानी कीर्ति 15 साल की है। तो 5 साल बाद 20 साल की होगी। कितने की होगी, 20 साल की। ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है, यानी ए है, वो सही होगा। अगला देखें, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वह और 2 घंटे यात्रा करता है। देखो 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वह और 2 घंटे की यात्रा करता है, 2 घंटे और चलता है वो। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी। देखो औसत गति 30 है, तो कुल दूरी बटे कुल योगफल होता है। कुल दूरी कितनी है, 80। हम मान लेते हैं बाद के 2 घंटे में x किलोमीटर चला होगा, तो कुल दूरी ये निकल गई। कुल समय कितना होगा, 5 घंटा। तो 5 दिया कितना होगा, 150, 30 25 150 ना, और ये -80, यानी x का मान कितना जाएगा, 70। यानी बाद में जो दूरी से चली है 2 घंटे में, वो कितनी दूरी चली है, 70 किलोमीटर। कितनी चली है, 70 किलोमीटर। मैं इसलिए लगवा रहा हूँ जल्दी जल्दी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। नहीं पढ़ रखे तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है मैथ का। इंडिविजुअल कोई टॉपिक बता देना या कोई चैप्टर बता देना ये कमजोर है। उस चैप्टर पे हम एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे, 10 20 30 40 सवाल लगवा देंगे, 50 सवाल लगवा देंगे, वो भी चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो दे रखा है संलग्न आकृति में, आकृति आपको दिख रही होगी, इनकी कमी आ गई भाई। संलग्न आकृति में रेखा एल एम के समांतर है। एक रेखा है एल और एक है एम, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल है। यहाँ पे लिखता हूं एल एम के क्या है, पैरेलल है। 2x + y का मान बताना है। एक तिर्यक रेखा है, इनको काटती है, सॉरी 2 है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ये 2 रेखाएं हैं, ये वाला एंगल 60 दे रखा है, ये y दे रखा है, ये x दे रखा है, ये 105 दे रखा है। पूछा है 2x + y का मान, 2x + y का मान बताना है आपको। अब देखो हमें पता है एकांतर अंतक को आपस में क्या होते हैं, ये संपूरक होते हैं, यानी इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180। 105 ये है तो ये कितना होगा, 75, यानी x का मान तो 75 आ गया। अब देखो ये आपको नहीं लगता एकांतर कोण है, देखो एकांतर कोण, देखो इसका एकांतर कोण ये वाला होगा, ऊपर दाहिने नीचे बाएं, यानी ये कितना होगा, 60।
ठीक है, ये 60 होगा और हमें पता है ये पूरा कितना होगा 180, तो ये 60 है तो ये कितना होगा भाई 120। तो देखो x का मान कितना है 75, 75 दूना 70 दूना 150, 75 दूना 150 प्लस y का मान कितना है 120, कितना हो जाएगा 270, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 270। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं समझ में आया हो तो भाई कमेंट करना, ये टॉपिक ही खत्म कर देंगे, लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ सवाल प्रैक्टिस सेट चल रहा है धड़ाधड़ एकदम, ठीक है। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण का फिर आ गया, देखो द्विघात समीकरण दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 बराबर 0, फिर दे रखा है मूलों का योग 9 है तो b की वैल्यू बताओ। लो भैया करके दिखाओ, मूलों का योग 9 है, मूलों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा 9 है, तो मूलों का योग हमें पता है क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए का मान 9 दे रखा है। अब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या, ए का मान कितना आएगा, देखो ए का मान तो 5 आएगा ना, बी का मान कितना आएगा, देखो बी एक्स था, यहाँ पे बी एक्स है, तो यहाँ पे बी का मान क्या आ गया, बी आ गया। चलो सी, सी की जरूरत है नहीं वैसे निकाल लेते हैं, देखो सी का मान कितना आएगा 4 आएगा, 4 आ गया। अब देखो 9 बराबर माइनस बी का तो बी ही होगा, माइनस बी हो जाएगा। ए का मान कितना है 5 है, यानी 9 पचे 45, यानी बी का मान कितना आएगा -45, बी का मान कितना आएगा -45, 9 पचे 45 होगा तो -45, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लेना, द्विघात समीकरण बता दिया था, दूसरे तीसरे सवाल में ही था शायद वो। अगला देखते हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा भैया। एक दुकानदार एक किताब 14% की हानि बेचता है, चलो बेच दी भैया 14% की हानि पे, माइनस से लगा दिया है समझ जाना, 14% की हानि पे। विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि करता है, अब विक्रय मूल्य में क्या कर दिया उसने 100 रुपए बढ़ा दिए, घाटा हो गया ना, 100 रुपए बढ़ा दिए तो 6% का लाभ हो गया। अब क्या हुआ उसको, अब ये सब काम करने के बाद 6% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी पुस्तक कितने में खरीदी होगी, स्थिति बताओ। देखो पुस्तक तो उसने 100% में खरीदी होगी, ठीक है। बेचा पहली बार, देखो पहली बार यहां बेच रहा है, दूसरी बार यहां बेच रहा है, 2 बार बेच रहा है। एक किताब है, सेम किताब है, पहली बार उसने किताब को बेचा तो 14% घाटा हो गया उसको, 14% घाटा हो गया, यानी कितने परसेंट बेचा होगा 86% में, 86 4 90 10 100, पहली बार 86% बेचा होगा। फिर उसने क्या किया, जितने में बेचा था उस पे अब 100 रुपए बढ़ा दिए उसने, देखा उसने भाई इतने में बेच रहा हूं तो मुझे घाटा हो रहा, पता नहीं कितने में बेच रहा था, इतने में घाटा हो रहा था, उसने कहा इतना में ना बेचे, मतलब इतने में नहीं बेचूंगा, अब 100 रुपए एक्स्ट्रा में बेचूंगा, 100 रुपए क्या करूंगा एक्स्ट्रा में बेचूंगा। वो 100 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, उसने देखा अरे तो 6% का लाभ हो गया। तो आप बताओ 86%, 14% का घाटा हुआ था, 6% का लाभ हो गया, यानी 14% उधर कवर हुआ 6% इधर कवर हुआ, यानी टोटल सफर कितने का हुआ, 100 रुपया बढ़ाने से उसको कितना बढ़ा 20% बढ़ा। तो वो 86 में ये 6% का लाभ, 6% का लाभ आपको क्या लिख सकते हो 106% लिख सकते हो ना, तो 106 में से 86 घटाओगे तो कितना आएगा 20% आएगा, यानी 20% कवर हुआ कितना रुपया बढ़ाने पे 100 रुपए बढ़ाने पे। तो यही लिख देता हूं 20% 100 के बराबर है, तो 100% पूछा है, तो 20 पचे 100, 100 पचे 500, यानी क्रय मूल्य कितना था 500 रुपए। उस किताब का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, फिर बोल रहा हूं मैथ का जो भी चैप्टर टॉपिक एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, कोई सा भी चैप्टर वीक है, आपका लगता नहीं आता, मर गए जर गए, बताना, तगड़ी तगड़ी ट्रिक, तगड़ी तगड़ी अप्रोच, मतलब बेस्ट जो अप्रोच होगी वो क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस में पूछे गए हैं वो सारे ढूंढ के लाऊंगा और 1-2 वीडियो में उसको निकाल देंगे हम, मतलब वो चैप्टर ही क्लियर आपका, ठीक है। जीके जीएस का भी कोई भी टॉपिक हुआ आपका, जैसे पंचवर्षीय योजना हुआ, नागरिकता हुई, मौलिक अधिकार हुए, भूगोल में कोई नदी पहाड़ झरने कुछ भी है,
बोल देना ये टॉपिक आता है तो मेरा छूट जाता है, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, रट नहीं पाता हूँ, बताना, उसको बकायदे लेके आएंगे और रट के जाएंगे क्लास में, दोबारा अगली बार सवाल छूटने नहीं देंगे उससे हम, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, लेकिन कमेंट करके बताओगे तब, अपने मन से कैसे कोई लेके आएगा, वैसे तो मैं प्रीवियस से लगवाता ही रहूंगा चुपचाप। x बटे वाई बराबर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना, ये भी इजी सा ही है यार। देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 है, तो 3 3 ये कितना हो जाएगा 9, और ये 2 2 दूना 4, 3 3 9, 2 दूना 4, 9 4 13, 9 में 4 गया 5, 13/5, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, सवाल तो हल्के हल्के हैं। एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की गति से, ठीक है, 100 मिनट तक चलता है 20 मीटर प्रति मिनट की गति से, और 50 मीटर तक, सॉरी 50 मिनट तक, 50 मिनट तक चलता है 70 मीटर प्रति मिनट की गति से। औसत गति क्या होगी? देखो औसत गति क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो 1 मिनट में 20 मीटर चला, ठीक है, 100 मिनट तक, हाँ 1 मिनट में 20 मीटर चला, तो 100 मिनट में कितना चलेगा 20 गुणे 100, यानी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 2000 मीटर। अब 1 मिनट में 50 जा रहा है, तो 7 × 5 = 35, यानी 3500 मीटर, ठीक है। तो मीटर प्रति मिनट है ना, हाँ, तो 3500 और 2000 कितना हो जाएगा 5500, 50 और 100 कितना हो जाएगा 150, कुल समय यही होगा ना, 0 0 कट जाएगा ये, फिर 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से 11 12 में 0, 110/3 आएगा, यानी 110/3 मीटर प्रति मिनट। औसत गति क्या आएगी 110/3 मीटर प्रति मिनट। कैसे किया समझ लेना, 1 मिनट में 20 मीटर जा रहा है, तो 100 मिनट में कितना जाएगा 20 गुणे 100 2000 मीटर, 1 मिनट में 70 मीटर जा रहा है, तो 50 मिनट में जाएगा 70 गुणे 50 3500 मीटर। कुल दूरी कितनी हुई 2000 और 3500 5500, कुल समय कितना लगा 150 मिनट, तो 5500 बटे में 150 क्या नहीं आ जाएगा, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अगला है राम की आयु 55 वर्ष है, चलो भाई राम 55 वर्ष का हो गया, और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम से 3 गुनी थी? ऑप्शन दे रखे हैं 7 10 15 5। देखो राम है और ये सोम है, राम की आयु 55 वर्ष है, सोम की आयु कितनी है 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुनी थी? तो 7 वर्ष पहले, 7 तो टेढ़ा लग रहा है, तो 10 घटाओ, 10 घटा ऑप्शन से लगा लेते हैं, वैसे ही एक्स प्लस मान के आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन से करते हैं, ये सवाल है। 10 वर्ष पहले कितने का रहा होगा ये 15, ये 10 वर्ष कितने का रहा होगा 45, तो देखो 3 गुना हो गया ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। ऐसे ही कर लो आप, ऑप्शन पे चेक कर लेते आ जाता, भले 10 यहाँ रहता, एक्स वाई करने से बेटर है। तो 10 साल घटा दो, जितना जितना ऑप्शन दे रहा है उतना घटा के देख लो, 3 गुना हो रहा है, देखो 15 का 3 गुना नहीं होगा 45, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका, इसमें क्या सोचना है। अगला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो इसमें दे रखा है कितना, भुजा है 14, तो निकाल लो कड़ी में 3/4 गुणे 14 गुणे 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14,
बता सकते हो 49 करड़ी में 3 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए, ठीक है, टाइम दे रखा है 6 वर्ष, रेट दे रखा है 7.5% प्रति वर्ष, यही है ना? हाँ। साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपए का मूलधन देखो 75,000 रुपए। ये सवाल है सारे। 6 वर्ष बाद राशि कितनी प्राप्त होगी? ठीक है, तो मूलधन कितना है, वही फॉर्मूला लगा लो, ब्याज कितना होगा। मूलधन तरीके बहुत सारे हैं, यही लगा लो सिंपल सा। मूलधन गुणे 10 7 में 14 1 15 बटा में 2 गुणे 100 हो जाता है नीचे। समय 6, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से 3 बार में चला गया। 15 या 45 गुणे 75 कर लो। 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 5 7 3 33 75 कितना आएगा? 33 75, एक जीरो ले लेंगे ये, ठीक है। पहले कितने थे? 75,000 थे। 0 5 7 8 7 3 10 10 87 50 10 87 50। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। टोटल पैसा इतना हो जाएगा ब्याज व्याज लेके। ये तो ब्याज आई है। अगला देखते हैं, मीटर 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये 3 भुजाएं हैं किसी घनाभ की। मान लो कोई ये घनाभ है, ठीक है, इसकी ये कोई घनाभ है, ऐसे मैंने डायग्राम बना दिया। ये लंबाई है मान लो, ये चौड़ाई है और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो हम इसे मान लेते हैं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि इसके घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो कोई घनाभ है मान लो, तो घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना, तो बाहर बाहर वाला पेंट करोगे, बाहर बाहर वाला पेंट करोगे तो यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता है जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये वो होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। LBBH और LH कहो या HL कहो, एक ही बात है। तो 2 ब्रैकेट में LB का गुणा करोगे, L और B कितना है? 18.5 इंटू 12.5, ये हो जाएगा प्लस BH यानी इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना होगा? 12.5 में 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 125 प्लस LH यानी L और H 18.5 में 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 185, इतना आ गया। अब 18.5 में 12.5 से गुणा करनी है, तो यही कर देते हैं। 18.5 में 12.5 से 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 एकम 5 4 9, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। फिर 1 से करोगे तो कितना आएगा? 5 8 1, 5 2 9 7 16, 5 21, 2 और 3 5, 8 13, 1 और 1 2, 2 अंक पे 231.25 आएगा। 2 बाहर है, ये 231.25। फिर प्लस में कितना है? 125 और 150 से कितना होगा? 5 5 10, 8 और 1 9, 2 11, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 310 इसमें जोड़ देंगे हम। चलो 310 को हम यही जोड़ देते हैं, 2 5, तो कितना आएगा? 2 5 दशमलव 1 4 5, यानी 541 में 2 5 आएगा, 2 से गुणा करनी है। बाहर ये 2 है ना, ये वाला, ठीक है। 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 अंक पे दशमलव है, यानी 1082.5। क्या सही होगा यहाँ पे? 1082.5, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 1082.5 1082.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। सिंपल सा था, यही फॉर्मूला है, ठीक है। दो कॉमन हो जाता है, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई।
अगला सवाल देख लें। अगला सवाल है हमारा, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। कुछ नहीं करना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला वही होता है जो बताया आपको। देखो अगला है, ए एक साड़ी को 11 दिन में, ए कोई साड़ी है उसको 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में रंग सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन ए को बी द्वारा, विषम संख्या वाले दिन ए को बी के साथ काम पे लगाया जाता है। कब? विषम संख्या वाले दिन। विषम संख्या मतलब पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, ये विषम संख्या वाले दिन। और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, किसको? ए को। और सम संख्या वाले दिन ए के साथ कौन काम करता है? सी हेल्प करता है ए की। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, पहले इनका एलसीएम लेना होता है, 11, 20, 55 का एलसीएम। तो यहाँ पे 55 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 11 से 55 डिवाइड हो जाएगा, तो 55 दूना कितना होता है? 110, यानी 1100 आ जाएगा। तो 11 से इसको मतलब भाग करोगे तो कितना आएगा? 100, यानी ए एक दिन में करेगा 100 यूनिट काम। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया? 1100 यूनिट। 20 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 55, यानी बी करेगा 55 यूनिट और सी करेगा कितना? 20 यूनिट। अब देखो, पहले दिन ए और बी काम करेंगे क्योंकि विषम दिन है पहला दिन, तो ए कितना करेगा? 100, बी कितना करेगा? 55, यानी 155 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिनों में? पहले दिन करेगा, एक दिन में। अब दूसरा दिन, दूसरा दिन सम दिन होगा, दूसरे दिन पहुंचेंगे, यहाँ पे पहला दिन दूसरा दिन लिख देता हूं मैं, पहला दिन और ये दूसरा दिन है। ठीक है, ए के साथ सी गया है, ए करेगा 100, सी करेगा 20 यूनिट, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। आप देख पा रहे हो 2 दिन में कितना काम हुआ, ये 2 दिन का काम हो गया ना, एक दिन ये दूसरे दिन ये, तो 2 दिन में टोटल काम हुआ है 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी 275 यूनिट। कितना हुआ है? 275 यूनिट 2 दिन में। लेकिन करना कितना है? 1100 यूनिट। तो वही भाग करके देख लेंगे हम, 275 से 11 में, 1100 में, तो 3 चौक 1200 होता है। 4 बार ले जाके देखें क्या, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8, 3 11, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका, यानी 4 बार में डिवाइड हो गया। यानी देखो ये 275 2 दिन का था, ठीक है, 4 बार में डिवाइड हो गया, यानी 2 चौक को 8, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा? 8 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 8 दिन। तो 8 दिन दे रखा है किसी ऑप्शन में, 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 8 दिन, यानी 8 दिन में ऐसे ये काम करेंगे तो पूरे काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल है फिर, अगला तो हल्का सा ही लग रहा है देखने में। अगला सवाल है, ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 3:4, तो ए बी और सी बताना है। देखो इजी है, ए बी कितना है? 2:3, बी सी कितना है? 3:4, तो 3:4 है तो यहीं लिख दो 2:3, तो ए बी सी कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा, तो 2:3:4 आ गया। यही ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये सही होगा। अब देखो अगला सवाल है, एक सवाल त्रिकोणमिति का है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल त्रिकोणमिति का, थीटा क्या है? न्यून कोण है। थीटा न्यून कोण दे रखा है आपका, फिर दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ए। तो यहां से आपको ए की जो वैल्यू है वो बतानी है, इस ए की वैल्यू। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो इसमें आपको ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो करना क्या है, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा,
कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए है। देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, ऊपर में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर को अंदर लेंगे तो ये फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ए। देखो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इधर एक 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। देखो 1 माइनस एक ही बचा, दो थे, स्क्वायर था तो एक इससे कट गया, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बचा 1 अपॉन ए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर है 1 अपॉन ए। अब देखो ये एक का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा वर्गंतर वाला फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, तो इससे देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इधर 1 अपॉन ए है। तो अब देख रहे हो इधर क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 प्लस कॉस थीटा, क्या आएगी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सारे सवाल थे जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।